लोगों ने देखा था गार्डियन चाइल्ड ने भारत का एंशिएंट इतिहास का पहली क्रांति बोला था नवपाषाण काल को। अब यही गार्डियन चाइल्ड भारत की प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा देते हैं हड़प्पा काल को। हम लोगों ने पाषाण काल को पूरा पढ़ लिया है, यानी कि जो है कि मानव उत्पत्ति से लेकर के पाषाण काल तक का अध्ययन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोगों का बात होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को ही बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या इसे कांस्य कालीन सभ्यता भी बोलते हैं। कांस्य कालीन सभ्यता या इसे सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, यानी कई नामों से इस सभ्यता को पुकारा जाता है, लेकिन वर्तमान में कौन सा नाम सर्वाधिक मान्य नाम है या किस नाम को वैज्ञानिक दृष्टि से सही माना गया है, हम लोग नामकरण के जब टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो वहां पे इन नामों के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि सचमुच में इस सभ्यता का सही नाम क्या होगा। हालांकि इसे कई नामों से पुकारा गया, यानी कई नाम दिए गए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, अलग अलग सारे नाम इसे दिए गए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा नाम सर्वमान्य है हम वहां पे बात करेंगे नामकरण के साथ। तो इस सभ्यता के बारे में हम लोगों का जो अध्ययन होगा वह आज हम लोग कम से कम 4 पॉइंटों पे अध्ययन करने वाले हैं। पहला हम लोगों का जो अध्ययन होगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में या इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, यानी यह सभ्यता किस प्रकार से अस्तित्व में आया, किस प्रकार से हमारे सामने उद्भूत होता है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उसकी पृष्ठभूमि को हम लोग देखेंगे और इस पृष्ठभूमि को हम लोग बोलेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी क्या ऐतिहासिकता रही है हड़प्पा सभ्यता की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे इसके उद्भव और आवास को लेकर के। उद्भव एवं आवास, यानी इस सभ्यता का उद्भव और आवास से संबंधित क्या समस्याएं रही हैं, या इस सभ्यता के जो निर्माता थे कौन निर्माता थे, इसका उद्भव किस प्रकार से होता है। दूसरे पॉइंट हम लोग इस पे देखेंगे। तीसरा जो पॉइंट होगा हम लोगों का वो पॉइंट होगा इसके नामकरण को लेकर के होगा कि इसका क्या नामकरण के संबंध में क्या समस्याएं आती है। नामकरण, तो इन 3 पॉइंटों पे हम लोग आज के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्भव एवं आवास एवं नामकरण। फिर बाद के चैप्टरों में इसका भौगोलिक विस्तार हम लोग देखेंगे, क्या भौगोलिक विस्तार रहा है। फिर उसके बाद इसका नगर नियोजन, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था, फिर महत्वपूर्ण स्थल। इस प्रकार से क्रम से हम लोग अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा के जो टीले थे, पहले हड़प्पा नामक जो स्थल था पाकिस्तान में है, वहां पे कुछ टीले पाए गए थे, यानी टीले टाइप के बने हुए कुछ ऐसी खंडहर थे जो टीले के रूप में थे। और पहली बार उन टीलों का उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया था, यानी फर्स्ट टाइम चार्ल्स मेसन नामक जो अंग्रेज था उसने हड़प्पा में कुछ टीले देखे और टीलों का उल्लेख किया कि हड़प्पा नामक स्थल पे कुछ प्राचीन टीले पाए जाते हैं। उसने सिर्फ उल्लेख किया था चार्ल्स मेसन ने, लेकिन उन टीलों के अंदर कोई सभ्यता पल रही है ऐसा कल्पना चार्ल्स मेसन ने भी नहीं किया था। उसके बाद जो ही उसने टीले का उल्लेख किया, फिर उसी के बाद हम लोग को पता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1853 में भारत में रेलों का विकास किया गया, रेल लाइनें बिछाई जानी प्रारंभ हो गई। इसी समय पाकिस्तान में लाहौर से कराची के मध्य 1853 में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, लेकिन इत्तेफाक से घटना ऐसी होती कि रेलवे लाइन बिछाते समय ईंटों की कमी हो गई और वहीं पे जो टीले नजर आ रहे थे उन टीलों को खोदा गया तो वहां से ईंटें प्राप्त होती है। तो उन ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने में प्रयोग किया गया और ये प्रयोग करने वाले जो 2 व्यक्ति थे जो रेलवे लाइन उसमें बिछ रहा था उसके वहां पे करता धरता थे, देख रेख करता थे, ये 2 भाई थे, विलियम ब्रांटन और जॉन ब्रांटन। इन दोनों भाइयों ने उन टीलों का खुदाई करवाया और खुदाई करवाने के बाद उन्हें यह लगा कि यहाँ पे ढेर सारी ईंटें प्राप्त हुई और ईंटें प्राप्त करने के बाद कुछ ईंटों के साथ साथ उन्हें कुछ पुरातात्विक वस्तुएं भी प्राप्त हुई।
यानी पहली बार इन टीलों से ईंटों की प्राप्ति होती है, पुरातात्विक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो फर्स्ट टाइम पता चलता है कि इस टीले में कुछ पुरातात्विक वस्तुएं हैं, यानी यह जो टीला है ऐतिहासिक टीला है। कब पता चलता है? 1853 में, जब विलियम ब्रांटन और जॉन ब्रांटन दो भाई जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे लाहौर से कराची के मध्य। अब देखिए होता क्या है, पहले इसको सुन लीजिए, उसके बाद अभी हम नोट्स बनवा रहे हैं। एक बार थोड़ा इसको भूमिका बनाइए, खाका आप लोग दिमाग में रखिए कि हमने क्या बताया कि हड़प्पा के जो टीले थे, टीला समझ रहे हैं आप लोग, जिसे ऊंचे भाग को बोला जाता है टीला, जमीन से कुछ ऊंचे भाग जो होते हैं टीला, तो प्राचीन टीले थे। और ऐसे टीलों का पहली बार जो उल्लेख किया था चार्ल्स मेसन ने 1826 में। यानी चार्ल्स मेसन ने बताया कि कुछ टीले हैं हड़प्पा में, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि ये जो टीले हैं, ये टीले ऐतिहासिक टीले हैं, यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता पहले बसती थी। फिर बाद में रेलवे लाइन बिछाते समय ईंटों की कमी पड़ गई, तो उन ईंटों की पूर्ति के लिए जब टीलों की खुदाई की गई तो वहां से ईंटें निकले ढेर सारे। तो उन टीलों से निकले हुए ईंटों का प्रयोग किया गया लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाते समय। और इन ईंटों का प्रयोग किनके द्वारा किया गया? दो व्यक्ति थे जो रेलवे लाइन बिछवा रहे थे उस समय, विलियम ब्रांटन और जॉन ब्रांटन, दो भाई थे। इसके अलावा इसी खुदाई के दौरान कुछ पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं भी मिली। जब पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं मिलती है इस खुदाई के दौरान, तब पुरातत्वविदों का ध्यान आकर्षित होता है उस टीले की तरफ। यानी जब तक पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं उस टीले पर नहीं प्राप्त होती उस टीले से, तब तक पुरातत्वविदों का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ज्यों ही रेलवे लाइन बिछाते समय पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त होती है, तब जाकर के पुरातत्वविदों का ध्यान उस टीले के तरफ जाता है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट हम लोगों का पॉइंट होगा कि हड़प्पा के टीलों का, हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। यानी टीलों का पहला उल्लेख चार्ल्स मेसन ने कर दिया। इसके बाद क्या होता है, टीलों का उल्लेख तो किया गया, लेकिन इस टीलों पर किसी का ध्यान नहीं गया। सिर्फ उसने यह बता दिया कि कुछ टीले हैं हड़प्पा में। उसके बाद 1853 में, हमें पता है कि भारत में भी 1853 में रेलवे लाइन प्रारंभ किया गया था। तो 1853 में दो भाई थे जिनका नाम था विलियम ब्रांटन और जॉन ब्रांटन। विलियम ब्रांटन और जॉन ब्रांटन 1853 में विलियम ब्रांटन और जॉन ब्रांटन नामक दोनों भाइयों ने लाहौर से कराची के मध्य, रेलवे लाइन बिछाते समय हड़प्पा के टीलों का प्रयोग, हड़प्पा के टीले से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया। कैसे किया हमने बताया आपको कि जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था लाहौर से कराची, ये ध्यान रखिएगा कहां से कहां बिछाया जा रहा था, तो लाहौर से कराची के मध्य जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो उस समय ईंटों की कमी हो गई। जब ईंटों की कमी होती है तो ये दोनों भाई जो टीले नजर आ रहे थे उस टीलों की खुदाई करवाने लगे मजदूरों से कि उसे खोदा जाए। और खोदने के दौरान वहां ईंटें प्राप्त होने लगी, ढेर सारी ईंटें, बड़ी मात्रा में ईंटें मिली। इन्होंने उन टीलों से प्राप्त हुए ईंटों का प्रयोग उस लाइन में करवा दिया जहां पे ईंटें घट चुकी थी। जब खुदाई कर रहे थे मजदूर तो न केवल ईंटें मिले बल्कि उनके साथ कुछ पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं भी मिला। यानी कि इसी दौरान खुदाई के समय पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं भी प्राप्त होती है। जब पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त होती है तब जाकर के पुरातत्वविदों का ध्यान हड़प्पा के टीले की ओर आकर्षित होता है। इसी में अगला पॉइंट होगा कि
ईंटों के खुदाई के दौरान ही, ऊपर लिख लीजिए आप लोग, ईंटों के खुदाई के दौरान ही कुछ पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं भी प्राप्त हुई। कुछ पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। यानी पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, और पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त होते ही हड़प्पा के टीलों पर पुरातत्वविदों का ध्यान आकर्षित होता है। अगला पॉइंट होगा, पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त होते ही, पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त होते ही पुरातत्वविदों का ध्यान हड़प्पा के टीलों पर आकर्षित होता है। हड़प्पा के टीलों पर आकर्षित होता है। टीलों पर आकर्षित होता है। इधर राइट, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। यानी पहली बार हड़प्पा के टीलों पर पुरातत्वविदों का ध्यान आकर्षित कब होता है? जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था विलियम ब्रांटन और जॉन ब्रांटन नामक दो भाइयों के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, इसी समय भारत में पुरातत्व वस्तुओं के संरक्षण के लिए एक विभाग बनाया गया, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग। कब? इसी समय अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इससे पहले कोई भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग नहीं था। हालांकि बहुत सारे अंग्रेज पुरातत्वविद थे, लेकिन भारत में इसको लेकर के किसी प्रकार का विभाग नहीं बनाया गया था, संरक्षण विभाग। इसी समय जो है कि पहली बार 1800 जो है कि इसी 53-53 के आसपास, 53 से 56 के बीच में, कोई एग्जैक्ट डेट किसी किताब में नहीं मिलता है कब बनाया गया था, लेकिन यही समय माना जाता है कि इसी समय भारत में, इसे लिखिएगा, इसी समय भारत में पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण के लिए, पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण के लिए, वस्तुओं के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का गठन किया गया। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा आप लोग इस चीज को, कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का गठन किया गया। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का गठन किया गया। जिसके प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। जिसका प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। इसीलिए कनिंघम को भारत का पुरातत्व संरक्षण का जनक माना जाता है। ध्यान रखिए, बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंघम को, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व का जनक माना जाता है। यानी भारत में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इसी वजह से इन्हें माना जाता है क्योंकि ये प्रथम महानिदेशक बने थे भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के। तो यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे, बनाया गया, इसीलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का
जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, यानी इसी समय जब गठित किया गया भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग, तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को इसका निदेशक बना दिया गया, डायरेक्टर बनाया गया, जिस वजह से उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना गया। यानी कि इन्हीं के निर्देशन में भारत में पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं की खुदाई प्रारंभ होती है। इसके निर्देशन में, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब के निर्देशक में। जो ही हड़प्पा का टीला पूरे चर्चा में आ जाता है, यानी कि उधर पुरातत्वविदों का ध्यान आकर्षित होता है, उसके बाद से 1853 से लेकर के 1856 तक, हमने क्या बताया था, 1853 में यह जो है कि हड़प्पा का टीला पूरी तरीके से संज्ञान में आ जाता है पुरातत्वविदों के। रीजन क्या था? रीजन यह था कि यहाँ से रेलवे लाइन बिछाए जाने के दौरान कुछ पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त हो गई थी। तो इसी समय 1853 से लेकर के 56 तक यही कनिंघम साहब, जो पहले निदेशक थे, इन्होंने हड़प्पा में सर्वेक्षण करवाया और वहां से ढेर सारी पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त की। तो अगला पॉइंट हम लोगों का होगा अगला पॉइंट होगा कि 1853 से 56 तक अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण करवाया। हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण करवाया और ढेर सारी पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त की। और ढेर सारी पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त की। ध्यान रखिए, अब 1853 से 1856 में कनिंघम साहब ने यहाँ पे व्यापक स्तर पे सर्वेक्षण करवाया और सर्वेक्षण कराने के दौरान इन्हें ढेर सारी पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त होती है। इन्हीं वस्तुओं की जो प्राप्ति होती है, इनका जो सर्वेक्षण होता है, इसी सर्वेक्षण के आधार पर, यानी इनका जो सर्वेक्षण किया गया था, ये जो वस्तुएं मिली हुई थी, इन्हीं वस्तुओं के प्राप्ति के आधार पर या इसी सर्वेक्षण के आधार पर एक इतिहासकार थे जिनका नाम था J.F. फ्लीट। उनका नाम था J.F. फ्लीट। यानी कि ये जो सर्वेक्षण कराए थे कनिंघम साहब, इसी सर्वेक्षण के आधार पर J.F. फ्लीट ने 1900 सोसाइटी थी, एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल, उस बंगाल एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के द्वारा एक पत्रिका निकाला जाता था जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च। तो इसी सर्वेक्षण के आधार पर 1912 में, लिखिएगा आप लोग, 1912 में J.F. फ्लीट साहब ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित पत्रिका एशियाटिक रिसर्च में, इसका नाम था पत्रिका के एशियाटिक रिसर्च। दोनों को आप लोग इन्वर्टेड कामा में करेंगे। ये जो संस्थान है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और ये जो पत्रिका निकलती थी एशियाटिक रिसर्च। तो इसी पत्रिका में J. फ्लीट ने एक शोधपरक लेख लिखा, एक शोधपरक लेख लिखा। यानी पहली बार लेख किसने लिखा? J.F. फ्लीट साहब ने लिखा। किस आधार पर लिखा? जो सर्वेक्षण कनिंघम ने करवाया था। जब ये शोधपरक लेख सामने आता है तो हड़प्पा के टीलों का महत्व खुल करके आ जाता है सामने कि यहाँ पे कोई बड़ी सभ्यता थी। इसके बाद 1920 में एक बदलाव किया जाता है। 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनाया जाता है जॉन मार्शल को। ध्यान रखिए, 1920 में जॉन मार्शल को
जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनाया जाता है, डायरेक्टर बनाया जाता है, महानिदेशक बनाया जाता है और इन्हीं के निर्देशन में 1921 में दो भारतीय आ जाते हैं। इन्हीं के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में जो है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल पे उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। यानी कि अभी तक सर्वेक्षण चल रहा था हड़प्पा और उसके आसपास क्षेत्रों में। जब जॉन मार्शल निदेशक बन जाते हैं तो इनके निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कराया। यानी यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग? तो 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा नामक स्थल पे किसके निर्देशन थे? यही जॉन मार्शल डायरेक्टर थे। तो इन्हीं के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन कराया। ठीक, मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया। जब यह उत्खनन होता है तो एक बड़े नगरी सभ्यता का अवशेष प्राप्त होता है जो बड़े स्तर पे था और पूरी तरीके से विस्तृत और नगरी सभ्यता थी। यानी कि इस उत्खनन ने भारत में जो सभ्यता की प्राचीनता को लेकर के विचार पहले से स्थापित था, उस विचार को पूरी तरीके से बदल दिया, या ये कहा जाए कि उस विचार को पूरी तरीके से इसने पलट करके 3000 और पहले जाकर के उसको स्थापित कर देती है। कैसे? देखिए, होता क्या है? इस दोनों स्थानों के उत्खनन से एक विस्तृत और नगरी सभ्यता का अवशेष प्राप्त होता है। एक विस्तृत और नगरी सभ्यता का अवशेष प्राप्त होता है। नगरी सभ्यता का अवशेष प्राप्त होता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा की खोज किसने किया या मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो यही दोनों नाम यूज किया जाता है। हड़प्पा की बात करें तो दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की बात करें तो राखल दास बनर्जी, क्योंकि इससे पहले सिर्फ टिलों की बात की गई थी, लेकिन वास्तव में यह नहीं पाया गया था कि यहाँ पे कोई बड़ी सी सभ्यता भी पहले थी या बड़ी सभ्यता के अवशेष इसके अंदर है। यह कार्य पहली बार 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया। इसलिए इन दोनों लोगों को माना जाता है कि हड़प्पा के खोजकर्ता जो है कि दयाराम साहनी और इसके मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखल दास बनर्जी। इस प्रकार के भी अगर प्रश्न आए तो आप लोगों को तुरंत ध्यान रखना है। अगर पूछ दे हड़प्पा को किसने खोजा तो यही नाम आएगा दयाराम साहनी का, मोहनजोदड़ो को किसने खोजा तो नाम आएगा राखल दास बनर्जी का। तो क्या होता है, जब दोनों स्थानों से जब उत्खनन कराया जाता है, उत्खनन मतलब होता है खुदाई कराना। जब खुदाई कराया जाता है तो वहां से एक बड़े लेवल पर यानी विस्तृत और पूरी तरीके से नगरी सभ्यता का अवशेष प्राप्त होता है। यह अवशेष मिलते ही भारत में पहले से जो प्रचलित एक मत था कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, उस मत को खंडित कर दिया जाता है, क्योंकि यह जो सभ्यता थी
वह वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन थी। यह सभ्यता लगभग वैदिक सभ्यता से 3000 बीसी 3000 वर्ष पूर्व की सभ्यता मानी जाती थी। यानी अभी तक माना जाता था कि इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होने से, इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते ही भारत में पूर्व में प्रचलित मान्यता कि वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी, उसे खंडित कर दिया। अब भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। देखिए, कार्बन डेटिंग के आधार पर अगर बात करें तो इसकी जो सामान्य समय जो माना जाता है वह 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के बीच का काल माना जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता का रहा है। अभी हम लोग उसके काल निर्धारण को भी बात करेंगे आगे के वीडियोज में। इसका काल निर्धारण अलग अलग लोगों ने अलग अलग काल निर्धारण किया है। इसमें हम लोग देखेंगे कार्बन डेटिंग के आधार पर क्या निर्धारित किया गया है, फिर और सारे जो विचारक है उन्होंने कौन कौन से विचार दिए हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर के। तो एक अलग टॉपिक, एक अलग पॉइंट होगा जिसपे हम लोग बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे अध्ययन करेंगे। अभी बस ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के खोज से पहले माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन इस सभ्यता के खोज होने के बाद यह माना गया कि यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो पहले वाला जो मत था, पूर्व मत क्या था कि वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन है, उस मत को खंडित कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके उद्भव आवास के ऊपर कि आखिर इस सभ्यता का उद्भव किन लोगों ने किया था, इस सभ्यता का विकास करने वाले कौन लोग थे, यानी कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने हड़प्पा जैसी सभ्यता का विकास किया। तो उस पे भी कई भिन्न भिन्न मत है, हम लोग उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद नामकरण पे हम लोग लास्ट वाले पॉइंट पे नामकरण पे बातें करेंगे। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। जो हेडिंग होगा आप लोगों का, हेडिंग यही होगा कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, इस विषय पर अभी तक विवाद बना हुआ है। हालांकि एक सामान्य मत पे इतिहासकार और हमारे पुरातत्वविद वहां तक पहुंच गए हैं जिसपे माना जाता है कि ये लोग थे, लेकिन फिर भी अभी विवाद बना हुआ है। जब निर्माता की हम लोग बात करते हैं तो ये चीज ध्यान रखें, कोई भी सभ्यता एकाएक विकसित नहीं होता है। यानी कोई सभ्यता ऐसी नहीं है जो एक ही दिन में सभ्यता का निर्माण हो। किसी भी सभ्यता के निर्माण में एक लंबा समय होता है, एक लंबा समय लगता है, धीरे धीरे सभ्यता विकास करती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में एक कठिनाई ये है कि इसके क्रमिक विकास के साक्ष्य बहुत ही कम उपलब्ध हैं। यानी कुछ ही ऐसे स्थल हैं जहां पे हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक विकास की बातें मिलती हैं। अदरवाइज जहां भी जितने भी स्थल प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता के, सारे स्थल पूरी विकसित सभ्यता के प्राप्त होते हैं। यानी जो सभ्यता पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी थी ऐसे अवशेष मिलते हैं, क्रमिक विकास के अवशेष कम मिलते हैं। इस वजह से भी दिक्कत होता है कि आखिर वास्तव में इसके निर्माता कौन थे, कौन से लोग थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था, यानी इनके उद्भव और आवास के ऊपर। इसमें भी कई तरीकों के मतों की भिन्नता है, अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग मतों की बात करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरियन लोग हैं, कुछ लोगों ने माना कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य लोग हैं, और कुछ लोगों ने माना कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग हैं, द्रविड़ लोग जो दक्षिण भारत में रहते हैं। तो यानी हड़प्पा सभ्यता के निर्माता को लेकर के तीन मत प्रचलित हैं। यहां लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के निर्माता को लेकर तीन मत
लेकर सामान्यतः 3 मत प्रचलित है। सामान्यतः 3 मत प्रचलित है। देखिए, अलग अलग किताबों में आपको अलग तरीके से मिल सकता है, और हम बार बार बता रहे हैं कि हमारी जो टीचिंग का जो तरीका है वो किताबों से हट करके होता है। ठीक, यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं इलाहाबाद में जो किताब पढ़ना और पढ़ाना वहीं तक सीमित होता है। उनकी जो बौद्धिक लेवल जहां तक होती है वहां तक वो काम करते हैं, और जिस प्रकार आप लोग जिससे पढ़ते हैं वही डिपेंड करता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता क्या होगी। यानी आपका जो मेंटर है वो आपकी बौद्धिक क्षमता को लिमिट्स करता है या फिर पूरे तरीके से ब्रॉड करता है। ये डिपेंड करता है आपके मेंटर के ऊपर कि आप किस मेंटर को चूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। हमारा जो अध्ययन है आप लोग देखेंगे बहुत ही हटके अध्ययन है और लोगों से अलग अध्ययन होता है, ताकि उस लेवल तक जा करके उतना रिसर्च करने के बाद फिर उसके बाद वीडियोस तैयार किया जाता है। उस लेवल तक अध्ययन किया जाता है, उस लेवल तक आपकी क्षमता का विकास कराया जाता है जहां पे आप यूपीएससी के बारे में सोच सकें। यानी यूपीएससी की सोचने की क्षमता जो डिपेंड करती है कि यूपीएससी सोचने की क्षमता पे डिपेंड करती है, वो सोचने पे ज्यादा मजबूर करते हैं कि आप सोचिए। वो क्षमता, वो जो इंटेलेक्चुअलिटी है, बौद्धिकता है, वो आपके अंदर हमारा डेवलप करने का पूरा प्रयास है। तो इस वजह से हम बता रहे हैं कि अलग अलग किताबें हो सकता है इस मत को लेकर के कुछ और विभाजन हो, लेकिन हमारा यहाँ विभाजन पूरी तरीके से साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग है, आईएएस के अकॉर्डिंग है कि वहां किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इससे आसानी से हमको समझ में आ जाए। तो जो 3 मत प्रचलित है उन तीनों मतों को देख लेते हैं आखिर कौन कौन से मत हैं। पहले नंबर पे है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरियन लोग थे। दूसरा मत है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। और तीसरा मत है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। अब हम लोग तीनों सभ्यताओं से हड़प्पा सभ्यता का तुलना करा करके देखेंगे और वहां तक पहुंचेंगे जिस मत को अभी सर्वमान्य माना गया है। यानी अभी जो सर्वमान्यता बनी है, एक जो है कि समझौता, एक तरीके से बोला जाए सभी लोग सहमत हैं, किस मत पे सहमत है, हम लोग वहां पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सुमेरियन के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। यानी पहला हेडिंग होगा हम लोगों का सुमेरियन लोग। पहले तो जानिए ये सुमेरियन आखिर में होता क्या है, किसे बोलते हैं सुमेरियन, या सुमेरियन सभ्यता का आप लोग नाम सुने होंगे कि सुमेरियन सभ्यता। तो सुमेरियन सभ्यता के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर सुमेरियन सभ्यता होता क्या है। ये वास्तव में जो सुमेरियन सभ्यता है ये मेसोपोटामिया सभ्यता को बोला जाता है सुमेरियन सभ्यता, यानी कि जिसे हम मेसोपोटामिया सभ्यता बोलते हैं। और मेसोपोटामिया सभ्यता पाया जाता है इराक में। ध्यान रखिएगा, अगर बाय द वे कहीं चीजें हो तो उसको माइनस कर, मतलब उसे करेक्ट कर लीजिएगा कि जो ये मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो इराक में पाया जाता है, और उसी मेसोपोटामिया सभ्यता का एक पार्ट है सुमेरियन सभ्यता। अगर हम लोग मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें तो यहां इसे नीचे समझिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसो और पोटामिया दो अर्थों से मिलकर के बना है मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसो का मतलब होता है बीच में और पोटामिया का मतलब होता है नदी, यानी ऐसी सभ्यता जो दो नदियों के बीच में है। मेसो होता है बीच में प्लस पोटामिया का मतलब होता है नदी, यानी ऐसी सभ्यता जो दो नदियों के बीच में हो उसे मेसोपोटामिया सभ्यता बोला जाता है। और यह सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी यह इराक में थी। नदी कौन कौन से दो ठो, दजला और फरात नदियों के बीच में थी। दजला और फरात नदी के बीच में जो सभ्यता पल रही थी वो मेसोपोटामिया सभ्यता थी। ध्यान देखिए, ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी यह हमारे हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन सभ्यता थी। यानी हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में दजला और फरात नदियों के बीच में था। लेकिन ध्यान रखें, इन दो नदियों के मुहाने पर एक जगह पड़ता था जिसका नाम था सुमेरिया। इन दो
दोनों नदियों के मुहाने पर एक जगह पड़ता था जिसका नाम था सुमेरिया। फिर दोनों नदियों के बीच में एक जगह पड़ता था जिसका नाम था बेबीलोनिया। आप लोग नाम सुने होंगे बेबीलोनिया का, बेबीलोनिया। और दोनों नदियों के उत्तर में एक जगह था जिसका नाम था असीरिया। दोनों नदियों के उत्तर में एक जगह था जिसका नाम था असीरिया। तो कहा जाता है कि ये जो सुमेरिया था ये मेसोपोटामिया या सभ्यता को जन्म दिया। जो बेबीलोनिया था इसने उस सभ्यता को पाला, और जो असीरिया था उसने उस सभ्यता को आत्मसात कर लिया। यानी कि जो सुमेरिया था इसने इस सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने सभ्यता को पाला और असीरिया ने सभ्यता को आत्मसात कर लिया। इन्हीं तीनों सभ्यताओं के मेल को बोला जाता है मेसोपोटामिया सभ्यता। यानी मेसोपोटामिया जो सभ्यता था वो तीन सभ्यताओं की मेल का, तीनों सभ्यता जब मिलते थे तो तीनों सभ्यताओं के मेल को बोला गया मेसोपोटामिया। उसी में एक सुमेरिया जगह था, इसी सुमेरिया से सुमेरियन निकल के आता है कि यही सुमेरियन लोग थे, सुमेरियन सभ्यता के लोग थे जिन्होंने भारत में हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की थी। आप लोग समझ में आ गया होगा ये मेसोपोटामिया और सुमेरिया। इस चीज को ध्यान रखिए, इस तरीके का जो डिफिनेशन है या इस तरीके का जो कंटेंट है शायद ही आपको कहीं मिले, किसी किताब में तो मिलेगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो सुमेरिया कौन सा था? यही दजला और फरात नदियों के मुहाने पर था सुमेरिया नामक। इसी सुमेरिया से निकल करके आया सुमेरिया। क्लियर है यहाँ पे? अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब यह कहा गया भारत में कि भारत में जो सुमेरियन सभ्यता को देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता भी बोला जाता है। हमने क्या बताया था कि ये जो तीनों सभ्यताएं थी उन्हीं तीनों सभ्यताओं के मेल को ही मेसोपोटामिया सभ्यता बोलते हैं। तो सुमेरियन सभ्यता को कहीं कहीं मेसोपोटामिया वर्ड भी यूज किया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं लिख करके आए सुमेरियन सभ्यता तो तुरंत जानिए कि मेसोपोटामिया सभ्यता की बात हो रही। तो कुछ ऐसे हमारे इतिहासकार थे जिसमें थे जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। तीन लोगों ने यह माना कि जो हड़प्पा सभ्यता का निर्माता थे वो सुमेरियन थे। कौन कौन लोगों ने? तीन लोगों थे, जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। तीन लोगों का नाम है, देखिए गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। इन तीन लोगों ने माना कि जो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माता सुमेरियन लोगों को माना। सुमेरियन लोगों को माना, या ध्यान रखिए, या यह कहा जा सकता है कि इन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माता मेसोपोटामियाई सभ्यता में रहने वाले लोगों को माना, सुमेरियन लोगों। इन्होंने कई सारे समानताओं की बात की थी, उसी समानता के आधार पर इन्होंने माना कि इस सभ्यता के निर्माता सुमेरियन लोग थे। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या समानता दर्शाई थी। तो पहले हम देखते हैं सुमेरियन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में समानता। तो इन्होंने समानता के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के निर्माता माना। समानता क्या बताया था इन लोगों ने? इन्होंने समानता बताया कि जो दोनों सभ्यताएं थी वो नगरीय सभ्यता थी। पहला समानता क्या? दोनों सभ्यताएं इस प्रकार से लिखिए, दोनों सभ्यताएं नगरीय थी। दोनों सभ्यताएं नगरीय थी। दूसरा इन्होंने बताया कि दोनों सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान था। दोनों सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान था। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि दोनों सभ्यताओं में तांबा, कांसा और पाषाण का प्रयोग करते थे। यानी दोनों जो सभ्यता थे, दोनों सभ्यताओं में तांबा, कांसा और पाषाण का प्रयोग किया। दोनों सभ्यताओं ने तांबा, कांसा और पाषाण का प्रयोग किया।
और चौथा इन्होंने बताया समानता कि दोनों सभ्यताओं ने मिट्टी के बने हुए हाथ और चाक के बर्तनों का प्रयोग किया। यानी दोनों प्रयोग करते थे किसका? मिट्टी के बने हुए बर्तन, बने हुए हाथ और चाक का बर्तन, हाथ और चाक से बर्तन। यानी दोनों सभ्यताओं ने मिट्टी के बने हुए बर्तन प्रयोग किए और यह जो बर्तन बना होता था हाथ और चाक से बना होता था। इन समानताओं के आधार पर मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और जॉन मार्शल ने यह माना कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरियन लोग थे। लेकिन जब हम इसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो सूक्ष्म अवलोकन पे हम यह पाते हैं कि यह जो समानताएं थी सिर्फ सतही समानताएं थी, लेकिन जब उसके सूक्ष्म दृष्टि हम डालते हैं तो हमें कई सारी असमानताएं भी प्राप्त होती हैं। ये असमानताएं क्या थी? देखिए, अभी समानता हम लोगों ने देखा, अब देखिए क्या असमानता थी। असमानता की बात कर लेते हैं। तो पहली असमानता क्या थी? पहली असमानता थी जहां पे हड़प्पा सभ्यता में, वही मेसोपोटामिया सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत ही बिखरी हुई थी, बहुत ही बेढंग की थी। यानी कि जो जल निकास प्रणाली थी वह विश्व में सबसे बेहतरीन हड़प्पा सभ्यता में ही पाई जाता था। इसके अलावा जल निकास प्रणाली और किसी भी सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। तो जल निकास प्रणाली में भिन्नता था और यह भिन्नता था जल निकास प्रणाली केवल हड़प्पा में पाया गया, केवल हड़प्पा में मिला, सुमेरियन सभ्यता में नहीं मिला। दूसरा अंतर क्या था कि सड़कों का अभाव था। यानी सड़कें सिर्फ हड़प्पा सभ्यता में पाएगी, मेसोपोटामिया सभ्यता में सड़कें नहीं पाएगी। यानी कि सड़कें केवल हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त होती है, यह मेसोपोटामिया सभ्यता में प्राप्त नहीं होता है। तीसरा जो अंतर था यह था कि यहाँ पे जो बहुसंख्यक मकान थे, कहाँ पे? सुमेरियन सभ्यता में कच्चे ईंटों के बने हुए थे। लेकिन जब हम हड़प्पा में जाते हैं तो वहां पे कच्चे ईंटों के मकान बने हुए कम मात्रा में मिलते हैं, पक्के ईंटों के बने हुए मकान ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि हड़प्पा में बहुसंख्यक मकान पक्के ईंटों के प्राप्त होते हैं, जबकि सुमेरियन सभ्यता में बहुसंख्यक मकान कच्चे ईंटों के थे। दूसरा था जो लिपि ज्ञान की अगर बात किया जाए तो सुमेरियन सभ्यता की जो लिपि थी वो अक्षरात्मक थी। अक्षरात्मक का मतलब होता है अक्षरों के रूप में लिखा गया था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। ध्यान रखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रात्मक थी, जबकि सुमेरियन सभ्यता की लिपि अक्षरात्मक थी, अक्षरों के रूप में लिखा गया था। एक भिन्नता ये होगी। इसके अलावा लिपि में हम लोग देख लेते हैं, अक्षरों की अगर बात करें तो सुमेरियन सभ्यता में जो अक्षर प्राप्त होते हैं 900 अक्षर मिलते हैं। सुमेरियन सभ्यता में 900 अक्षरों की प्राप्ति होती है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में जो अक्षर प्राप्त होते हैं वो कुल 400 अक्षर मिलते हैं। इसे लिख लीजिएगा अगर नजर नहीं आ रहा होगा तो, कि सुमेरियन सभ्यता में 900 अक्षर मिलते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता में अक्षर जो मिलते हैं 400 मिलते हैं। इसके अलावा देखिए क्या समानता थी, इसी में अगला पॉइंट देख लिखे जाइएगा आप लोग। जो सुमेरियन सभ्यता के अक्षर थे वो पढ़े जा चुके हैं, लेकिन हड़प्पा की जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी। हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ध्यान रखिएगा। सुमेरियन सभ्यता की लिपि पढ़े जा चुके हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई। एक जो महत्वपूर्ण अंतर ये भी है कि हड़प्पा काल के जो बर्तन है वह बर्तन काले रंग के हैं, उस पर गुलाबी रंग का चित्रकला है। सुमेरियन लाल रंग के हैं, और सुमेरियन सभ्यता के जो बर्तन है वो काले हैं लेकिन गुलाबी रंग की चित्रकला है। तो बर्तन सुमेरियन सभ्यता की बर्तन क्या है? काले हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की बर्तन लाल है और उस पर काले रंग के चित्रों की बात की गई। चित्र जो है काले
इसको लिख लीजिए, नोट करिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बर्तन कैसे हैं? लाल है, जिस पर काले रंग के चित्र अंकित है, जिसपे काले रंग के चित्र बने हुए हैं। ये चित्र कई प्रकार के बने होते थे, लेकिन जब हम सुमेरियन सभ्यता में जाते हैं तो उनके जो बर्तन है वो काले रंग के ही प्राप्त होते हैं, यानी सुमेरियन सभ्यता के बर्तन काले मिलते हैं। यह भी अंतर नजर आता है। सुमेरियन सभ्यता के बर्तन काले मिलते हैं। इन महत्वपूर्ण अंतरों के बाद यह तय किया गया कि यह जो असमानता है, वास्तव में यह असमानता यह तय करती है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग नहीं थे। हम लोग देख भी रहे हैं कि जो अगर वास्तव में दोनों सभ्यता के निर्माता एक होते तो उनके लिपियों में समानता आती, उनके बर्तनों में समानता आती, जल निकास प्रणाली में समानता आती। यानी अगर सूक्ष्म दृष्टि से गहन अध्ययन करने के बाद यह पता चला कि ये जो समानता नजर आ रही थी वो सतही समानता थी, असमानता इनके मध्य ज्यादा थी हड़प्पा सभ्यता में और सुमेरियन सभ्यता में। इसलिए माना गया कि सुमेरियन लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माता नहीं थे। अब दूसरे वर्ग में आते हैं हम लोग। दूसरा वर्ग क्या है? वैदिक या आर्य वर्ग। तो आर्य वर्ग की बात करें तो आर्य वर्ग में टी एन रामाचंद्र, के एस शास्त्री और एस आर राव, 3 लोग थे जिन्होंने यह माना, और डॉक्टर पुसातकर, 4 लोग थे जिन्होंने यह माना कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य थे। अगला क्या हो जाएगा? आर कितने लोगों ने माना? टी एन रामचंद्रन, हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे आर्य थे, ऐसा 4 लोगों ने माना। टी एम रामचंद्रन, के एस शास्त्री, एस आर राव, के एस शास्त्री, एस आर राव, और एक थे डॉक्टर पुसातकर। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का निर्माता आर्यों को माना। जब इन्होंने आर्यों को माना तो ये भी कुछ समानता की बात करते होंगे, तो इन्होंने क्या समानता दिखाई हम लोग उस पर देख लेते हैं कि आखिर कौन सी समानता थी जिसके आधार पर इन्होंने माना कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य थे। तो खासतौर से इनकी जो समानता थी वो धार्मिक मान्यता के आधार पे थी। इन्होंने धार्मिक मान्यता को आधार बनाया, यानी इन लोगों ने धार्मिक मान्यता को आधार बनाते हुए मान्यता को आधार बनाया था। कौन कौन सी मान्यता? नंबर 1 यानी समानता की बात कर लेते हैं हम लोग। इन्होंने कौन सी समानता दर्शाई कि आखिर कौन कौन से समानता है? तो पहला समानता क्या था? ये बताया कि दोनों जो सभ्यताएं थी, नंबर 1, दोनों सभ्यताएं प्रकृति की पूजा करती थी, यानी नेचर की। हम लोग दोनों सभ्यताएं प्रकृति की पूजा करती थी। दोनों सभ्यताओं में दिवालियों का साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी दोनों सभ्यताओं में दिवालियों का प्रयोग नहीं किया गया है पूजा करने के लिए। तीसरा साक्ष्य है, दोनों सभ्यताएं अग्निकुंड का प्रयोग करती थी, यानी अग्निकुंड मिला हुआ है, दोनों सभ्यता से मिला हुआ। अग्निकुंड का प्रयोग होता था, ध्यान रखिए, अग्निकुंड आग के बने हुए जो कुंड होते थे वो वास्तव में इस बात के साक्ष्य होते हैं अग्निकुंड कि यहाँ पे बलि प्रथा प्रचलित थी। जब हम लोग हड़प्पा काल में जाते हैं तो वहां भी अग्निकुंड मिलता है, तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ बलि की प्रथा थी प्रचलित, बलि दिए जाते थे। जब हम लोग वैदिक काल में जाते हैं तो वहां भी अग्निकुंड प्राप्त होता है, तो वहां भी पता चलता है कि यहाँ भी बलि दिया जाता था। जैसे जब यज्ञों की बात होती है वैदिक काल में तो माना जाता था कि बलि दिए जाते थे। उसके अलावा जल कुंड की प्राप्ति होती है, यहाँ भी जल कुंड यानी जल पूजा की भी बात आती है, तो जल कुंड की प्राप्ति दोनों सभ्यताओं से होती। यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इन लोगों ने धार्मिक मान्यता के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। लेकिन यह भी एक सतही समानता थी। अगर इसके अंदर फिर हम यहाँ पे सूक्ष्म और गहन दृष्टि डालते हैं तो ढेर सारी असमानताएं मिलती है आर्य सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता में, जो इस बात को बताती है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माता आर्य नहीं थे। कौन कौन सी असमानता है हम लोग उसको देख लेते हैं। असमानता
नंबर 1, पहली बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता नगरी थी। हड़प्पा सभ्यता नगरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता या आर्य ग्रामीण सभ्यता थी। यानी पहला अंतर हो गया कि हड़प्पा काल के लोग नगरी थे, लेकिन जब वैदिक सभ्यता की हम लोग बात करते हैं तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। यहां हम लोग देख लेते हैं कि जो आर्य थे वह मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जब हम हड़प्पा काल में जाते हैं तो वहां मूर्ति पूजा का भी साक्ष्य मिलता है। यानी हम लोग देखते हैं आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे। इस प्रकार से आप करिए, आर्य मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि हड़प्पा में मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलता है। मूर्ति पूजा का साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी पहला हम लोगों देखे आर्य एक ग्रामीण व्यक्ति थे और हड़प्पा के लोग शहरी थे, नगरी थे। यहाँ आर्य मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि हड़प्पा के लोग मूर्ति पूजा करते थे। जो आर्य होते थे वह युद्ध प्रिय होते थे। यानी ये युद्ध प्रिय आर्य युद्ध प्रिय होते थे, जबकि हड़प्पा के लोग शांति प्रिय होते थे। जबकि हड़प्पा के लोग शांति प्रिय होते थे। ये अंतर नजर आ रहा है। एक अंतर और जो बहुत ही अच्छा, मतलब एक अंतर और बताया जाता है कि जो आर्यों का जो पवित्र पशु था वह गाय था, जबकि हड़प्पा के लोगों का पवित्र पशु एक सिंगी जो है कि एक पशु था, जिसे बोला जाता था एक सिंगी सांड था। एक सिंगी सांड। तो आर्यों का पवित्र पशु गाय था, जबकि हड़प्पा के लोगों का एक सिंगी सांड था। एक सिंग वाला सांड, एक सिंगी सांड। इस प्रकार देख रहे हैं कि ये जो अंतर है यह सिद्ध कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य नहीं थे। अब एक तीसरा मत आता है जो द्रविड़ सभ्यता के लोगों को माना जाता है कि द्रविड़ सभ्यता के लोग ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। उसमें जो है कि एस कुमार चटर्जी जैसे इतिहासकार शामिल है और राखल दास बनर्जी, 2 लोग शामिल हैं जिन्होंने माना कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। तीसरा और अंतिम मत है द्रविड़। इसके मानने वाले कौन से हैं? एस कुमार चटर्जी है, एस कुमार चटर्जी और राखल दास बनर्जी। इन्होंने द्रविड़ लोगों को हड़प्पा सभ्यता के निर्माता माना और इन्होंने जो समानताएं दिखाई वो शारीरिक बनावट और भाषी समानता की बात की। इन्होंने शारीरिक बनावट और भाषाई समानता को आधार बनाया। भाषाई समानता को आधार बनाया। जैसे अगर बात किया जाए तो इन्होंने बताया कि दोनों लोगों में जो काफी समानताएं थी, यानी जो लिपि थी दोनों लोगों की समान थी। यानी भाषा की अगर बात की जाए तो लिपि समान थी दोनों लोगों की। अभी दोनों लोगों की जो लिपि है वो पढ़ा नहीं गया था, यानी कि दोनों लोगों की लिपि पढ़ी नहीं गई है। तीसरा बताया गया कि दोनों जो सभ्यताएं थी मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक आप लोग समझ रहे हैं, मातृसत्तात्मक उसे बोलते हैं जो परिवार की मुखिया कोई पुरुष न होकर के कोई महिला हो, तो ऐसे समाज को मातृसत्तात्मक समाज बोला जाता है। चौथा समानता इन्होंने बताया कि दोनों जो सभ्यताएं थी वहां पे लिंग और योनि का पूजा किया जाता था दोनों सभ्यताओं में। ये इन्होंने समानता बताया कि लिंग और योनि का पूजा किया जाता था। यानी इस समानताओं के आधार पे यह सिद्ध किया गया कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। और आज इन तीनों में जो सर्वाधिक मान्य मत है, आज यही मत है, द्रविड़ मत ही सबसे मान्य है कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे।
तो हम लोग नीचे लिखेंगे आज सर्वाधिक मान्य मत यही है। आज सर्वाधिक मान्य मत यही है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं आखिरी पॉइंट पे, नामकरण को लेकर के जो विवाद है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नामकरण को लेकर के जो विवाद चल रहा है कि आखिर नामकरण क्या हो। देखिए, प्रारंभ में जो स्थल प्राप्त होता है हड़प्पा सभ्यता का, प्रारंभ में जो स्थल मिलते हैं, प्रारंभ में स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिलता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिलता है, सहायक नदियों के आसपास प्राप्त होता है, आसपास प्राप्त होता है। इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कह दिया गया या सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु नदी घाटी सभ्यता कह दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ कि इस सभ्यता के स्थल, बाद में इस सभ्यता के स्थल सरस्वती और उसके सहायक नदियों के आसपास मिलना प्रारंभ हो गया। सरस्वती और उसके सहायक नदियों के आसपास प्राप्त होते हैं। इससे फिर इसका नाम कर दिया गया सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। यानी प्रारंभिक स्थल मिले किस नदी के पास? सिंधु नदी के आसपास। इस वजह से इसे बोल दिया गया सिंधु नदी घाटी सभ्यता। फिर बाद में सरस्वती नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास ढेर सारे स्थल मिले, इसका नाम कर दिया गया सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। और सबसे ज्यादा जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो सरस्वती और उसके सहायक नदियों के आसपास ही मिले हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि फिर बाद में आगे चल करके इस सभ्यता का जो अवशेष मिला एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर मिलता है। यानी सिंधु और सरस्वती नदियों के अलावा और ढेर सारी नदियों के आसपास भी इस सभ्यता के स्थल मिले। यानी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस सभ्यता के स्थल मिले। तो इस वजह से नामकरण को लेकर के समस्या हो जाती है कि वास्तव में इस सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से किया जाए। यदि हम सिंधु और उसकी सहायक नदियों को स्थल मान करके इसका नामकरण सिंधु नदी घाटी सभ्यता करते हैं तो इस नाम से इस सभ्यता का जो विस्तार है वह सीमित हो जाता है। अगर सिंधु नदी घाटी सभ्यता बोला जाए तो जिससे यह समझ में आता है कि यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास ही विस्तृत है, जबकि हमारे पास जो साक्ष्य अवशेष मिले हुए हैं वह सिंधु नदी के अलावा और भी नदियां हैं जो बड़े विस्तृत बड़े भाग पर फैले हुए हैं, वहां से भी इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस वजह से यह जो है कि किया गया कि यह जो सभ्यता वास्तव में है यह सिर्फ सिंधु नदी के आसपास तो मिला नहीं है, तो इस नाम को खारिज कर दिया गया कि सिंधु घाटी नदी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को वास्तव में सीमित कर दे रहा है। बाद में सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के साथ भी यही समस्या आती है कि सरस्वती नदी घाटी सभ्यता बोलने से भी यह सभ्यता सीमित होती है। तो बाद में जॉन मार्शल साहब ने यह फैसला किया कि इस सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल प्राप्त हुआ है उस नाम पे हम इस सभ्यता का नामकरण कर दें। इससे ये होगा कि सभ्यता के पहला स्थल प्राप्त होने से ये सभ्यता सारे स्थलों को समाहित कर लेगा। जो विशेषताएं यहाँ पाई गई हैं वही विशेषताएं जितने भी स्थल पाए गए लगभग हर जगह वही सेम विशेषताएं पाई गई है। तो बाद में यह फैसला किया गया कि इस सभ्यता का जो पहला स्थल मिला हड़प्पा, तो उस सभ्यता के नाम पे आज इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो वर्तमान में जो सर्वाधिक मान्य जो सर्वाधिक प्रचलित या मान्य जो नाम है वह नाम है हड़प्पा सभ्यता। ध्यान रखिए, यानी कि दोनों नाम क्या कर रहे थे? इस सभ्यता को सीमित कर रहे थे। इस वजह से यह जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। हड़प्पा सभ्यता सुझाया जो वर्तमान में
सर्वाधिक मान्य नाम है, जो वर्तमान में सर्वाधिक मान्य नाम है। यानी अभी इस सभ्यता का जो नाम है वह नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, ये जो नाम है इसके सर्वमान्य नाम नहीं है। हालांकि यूज होता है किताबों में, सामान्यतः लोग बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में जो अभी जो सर्वमान्य नाम है वह है हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि इस सभ्यता के लोग कांसा का भी प्रयोग करना सीख गए थे, इस वजह से इसे कांस्य कालीन सभ्यता भी बोला जाता है। हम लोग देखे थे कि नवपाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आता है, जहां पे लोगों ने तांबे का प्रयोग करना सीख लिया था। उसी ताम्र पाषाण काल के बाद ही हड़प्पा सभ्यता आता है। तो इस सभ्यता में तांबे के साथ साथ कांसे का प्रयोग करना भी इन्होंने सीख लिया था। इस वजह से इसे कांस्य कालीन सभ्यता भी बोला जाता है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। अभी तो ढेर सारी चीजें बची हुई है, यहाँ से ढेर सारे प्रश्न भी आते हैं। तो आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही यह तय करते हैं कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, इसकी गारंटी है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट